नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की भारत की खोज पुस्तक पाठ 2 तलाश। इसकी पहली 2 वीडियो में इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे पढ़ेंगे हम भारत की विविधता और एकता, विविधता भिन्नता। भारत की विविधता अद्भुत है। अद्भुत मतलब अजीब है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से, ताल्लुक है संबंध शारीरिक रूप से भी है और मानसिक और विशेषताओं से भी। भारत के उत्तर में पठानों से लेकर दक्षिण में तमिल लोगों तक के शरीर गठन, खाने, पहनावे और भाषा में अत्यधिक भिन्नता है। भिन्नता है मतलब विविधता है, अलग अलग तरह के हैं। उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रदेशों में मध्य एशिया की गमक तो है, गमक है, छाप है ही वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठानों पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त कहते नष्ट अवशेष बचे हुए उसमें बिखरे हैं। विशेषकर तक्षशिला विश्वविद्यालय में बच्चे दूर दूर से ये विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे, जो 2000 वर्ष पूर्व अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। यानी कि 2000 साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पे बच्चे दूर दूर से विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। पठानों और तमिलों के बीच अत्यधिक विविधता है। बाकी देश की स्थिति इन दोनों के बीच में है। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। सब पर भारतीयता की गहरी छाप है। भारतीयता की यानी कि उनकी सभ्यता संस्कृति भारतीय है। यह बात बड़ी हैरानी की है कि भारत का विशाल मध्य भाग विभिन्न जातियों और भाषाओं में बसा होने के बावजूद सदियों से अपनी एक अलग पहचान बनाए रहा है। सदियों से, बहुत समय से, बहुत प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत की भी अपनी आप में विशेषता थी। इसमें तमाम चीज़ों को आकार दिया था और देश में समय समय पर विदेशी प्रभाव आए, यानी कि विदेशों से लोग यहाँ पर आए। अक्सर देश की संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज़ब हो गए जिसमें मिल गए। भारतीय एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत जब इसकी तुलना किसी अन्य देश से की जाती है, प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था। सामंती जमींदारी, धार्मिक और जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। किसी भी ज्ञात इतिहास में किसी भी समय पर एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की अनुभूति करता था। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में चला भी जाता था तो उसे अपना ऐसा महसूस होता कि जैसे वो अपने घर में ही है। दूसरी ओर किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और प्रदेशी महसूस करता था। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला तो वह अजनबी और प्रदेशी महसूस करता था, क्योंकि वहाँ की भाषा, उनका पहनावा हमारे हिंदुस्तान से मिलता जुलता नहीं था। हालांकि आज राष्ट्रवाद की अवधारणा के विकसित हो जाने के कारण विदेशों में रह रहे भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। लेखक के अनुसार हर कोई अपने देश के विषय में अलग अलग तरीके से सोचता है, यानी कि सबकी सोच अलग अलग होती है अपने देश के बारे में। परंतु लेखक भारत को उसके दूर दूर तक फैले मैदानों, अनगिनत असंख्य छोटे छोटे गांवों, कस्बों और शहरों के रूप में देखता है। जब वह भारत को वर्षा की सरसता, विशाल नदियों, बहते जल, ठंड की चादर से लिपटे खैबर दर्रों के रूप में देखता है। ठंड की चादर से यानी कि वहाँ पे हर समय बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। वह भारत को बर्फ की टोपी पहने हुए हिमालय, फूलों से लदी घाटियाँ, कल कल करते झरनों के रूप में देखता है। यानी कि जो लेखक है वो भारत की खास बातों की तरफ वो करते हैं, जैसे यहाँ पे फूलों से लदी हुई घाटियाँ हैं या कल कल करते झरनों जहाँ से पानी हमेशा बहता रहता है।
जन संस्कृति लेखक ने भारतीय जन संस्कृति लेखक ने भारतीय जनता के जिस गतिशील जीवन नाटक को देखा है, जो निरंतर आगे की तरफ बढ़ता रहा है, उसकी पृष्ठभूमि लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथ, पूरा कथाओं के मेल से निर्मित है। पूरा जो पुरानी कथाएं उनसे मिलता जुलता है। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार हैं। भारत के दो प्राचीन महाकाव्य वो कौन से हैं? रामायण और महाभारत। अन्य ग्रंथ भारतीय लोकमानस पर अंकित हैं। अनपढ़ ग्रामीण भी अपनी बातचीत के दौरान और पौराणिक कहानियों का उल्लेख करते हैं कि चाहे लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन उनको भी अपने, जैसे रामायण है, महाभारत है, कि उसके अंदर जो अच्छी बातें लिखी उनको भी उनके बारे में पता है, जिनसे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो, यानी कि कोई शिक्षा देने वाली बात के बारे में पता चलता हो। लेखक जिस लिखित इतिहास और सुनिश्चित तथ्यों से परिचित था मतलब को पहचान थी। अनपढ़ किसान भी उससे अनभिज्ञ नहीं थे। लेखक जिस लिखित इतिहास और सुनिश्चित से परिचित था, अनपढ़ किसान भी उससे अनभिज्ञ नहीं थे। मतलब जो अनपढ़ किसान थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी उनके बारे में ज्ञान था। लेखक जब भारतीय ग्रामीण पुरुषों को देखता, सुंदर ग्रामीण स्त्रियों को देखता, तो विश्व में मुग्ध हो जाता था, हैरान हो जाता था। तब वह पुराने भित्ति चित्र से दृश्य कला के बारे में सोचने लगता। उसे इस बात की हैरत होती कि तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर उसका सौंदर्य कैसे बना और टिका रहा है। मतलब हमारे देशवासियों ने इतना जो कष्ट झेला है, इतनी यातनाएं झेली हैं, उसके बावजूद भी हमारा इतिहास जो है बहुत अच्छा है, फिर भी हम हमारे साथ सभ्यता संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। लेखक ने अपनी तलाश के अंतर्गत देखा कि भारत की असलियत उसकी गरीबी और उससे पैदा होने वाली विपत्तियों। अब गरीबी से पैदा होने वाली विपत्तियाँ जैसे अगर कोई व्यक्ति गरीब है, वो अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण नहीं कर पाएगा, जिसके परिवार में बच्चे हैं वो उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, तो उस पर गरीबी की वजह से भी बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार, लगातार अभाव और असुरक्षा में भी होना जैसे वर्णन करना। भारत में स्थिति को प्रबल भाव से स्वीकार करने की प्रबल प्रवृत्ति थी। साथ ही एक प्रकार की नरम स्वभाव, भलमनसाद भलाई करने का भाव भी थी, जो हजारों वर्ष तक सांस्कृतिक विरासत की देन थी। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी इसे नहीं मिटा पाया है। यानी कि हमने अपने जीवन में, हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट झेले, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। धन्यवाद।